दोस्तों, आज की कहानी है वर्षा रोहित के प्यार में तड़पती रही। वर्षा बेचैनी से अपने बरामदे में टहल रही थी। उसकी कुछ समझ में आ रहा था कि वह अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास करे या अपने दिल की बात पर विश्वास करे। आज हॉस्पिटल में उसने रोहित को देखा था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ था। उसकी बेटी की उम्र भी लगभग 5 साल की ही लग रही थी। लेकिन वह कैसे संभव हो सकता है कि जिस व्यक्ति की 6 साल पहले मृत्यु हो गई थी वह कैसे जिंदा हो गया। वर्षा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी सबसे अच्छे दोस्त सुरेखा को फोन मिलाया। सुरेखा ने फोन उठाया। सुरेखा, क्या है? तुम इस समय मेरे घर आ सकती हो? तुमसे मिलने के लिए मैं व्याकुल हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हम अपने पास बुला रही हूँ। वर्षा ने बहुत बेचैनी और घबराकर सुरेखा से कहा। क्या हुआ वर्षा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक ठाक तो है ना? सुरेखा ने परेशान होकर पूछा। नहीं सुरेखा, कुछ ठीक नहीं है। तुम मेरे पास चली आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह बात फोन पर नहीं की जा सकती। वर्षा ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ, सुरेखा ने कहा और फोन काट दिया। वर्षा सुरेखा का इंतजार करते हुए अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। आज से 7 साल पहले वर्षा का कॉलेज में आखिरी साल था। वह लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी, तभी एक लड़के से टकरा और गिर गई। वर्षा के पैर में मोच आ गई थी। उसने उठा भी नहीं जा रहा था। तभी वर्षा जिस लड़के से टकराई थी उसने वर्षा से क्षमा मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। आपको चोट तो नहीं लगी? उस लड़के ने विनम्रता पूर्वक पूछा। वर्षा ने घूर कर उस लड़के को देखा और उठने की कोशिश करने लगी, पर उठने की कोशिश में उसके मुख से चीख निकल गई। उस लड़के ने वर्षा को उठाया। पहले तो वर्षा ने आनाकानी की, फिर मजबूर होकर उसे उस लड़के का सहारा लेना पड़ा। लड़के ने अपना नाम रोहित बताया। रोहित वर्षा को सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि मोच आ गई है। ठीक होने में लगभग 10 या 15 दिन लग जाएंगे। रोहित ने वर्षा को अपनी गाड़ी से उसके घर छोड़ दिया और वह अपने घर चला गया। वर्षा एक सप्ताह तक की कॉलेज नहीं जा सकी थी, पर रोहित फोन से बराबर उसके संपर्क में बना रहा। एक सप्ताह बाद जब वर्षा कॉलेज गई तो वहां कॉलेज के सभी लड़कियों उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह कुछ समझ नहीं सकी। उसे कुछ अजीब सा लगा, पर उसने पहले तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर जब सबको देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगी तो उसे भी कुछ खराब लगा। तब वर्षा ने अपनी सहेली सुरेखा से पूछा, सुरेखा, आज जब मैं उनके पास जाती हूँ तो वह चुप हो जाती हैं। वह क्या बात है? सुरेखा ने गहरी सांस लिया और बताया कि वर्षा, उस दिन जब तुम गिर गई थी और रोहित ने तुम्हें उठाया था और अपनी गाड़ी से तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने गया, उसी बात को उसकी बहन काजल ने कुछ और ही समझा कॉलेज में लड़कियों के सामने पेश किया है। उसने कहा कि तुमने जानबूझकर उसके अमीर भाई को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाया है, इसलिए तुम्हें देखकर हंस रही हैं, क्योंकि तुम कभी किसी लड़के से बात नहीं करती और अब तुमने एकदम से ऊंची छलांग लगा दी और एक अमीर जादा को फंसा लिया। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां रोहित को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाना चाहती थी, वह नहीं कर सकी। वह काम तुमने इतनी आसानी से कर लिया, यही उनकी जलन का कारण बना हुआ है। सुरेखा ने उन लड़कियों के व्यवहार का कारण स्पष्ट किया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर यह लोग मुझे क्यों बदनाम कर रही हैं? वर्षा ने दुखी होकर कहा। यह तो मैं नहीं जानती, पर रोहित की बहन काजल ने सभी लड़कियों से यही कहा है कि तुम पैसों के लिए उसके भाई के साथ होटल में घूमती हो। तुम एक सप्ताह तक उसके भाई के साथ शहर से बाहर गई थी, इसलिए तुम कॉलेज नहीं आ रही थी। तुम जानती हो वर्षा, रोहित भी कॉलेज नहीं आ रहा था। यही कारण है कि कुछ लड़कियों ने काजल की बात को सही मान लिया। सुरेखा ने वर्षा को बताया।
सुरेखा की बात सुनकर वर्षा स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर क्रोध के बहाव दिखाई देने लगे। तभी वर्षा ने देखा रोहित उसकी तरफ ही देख रहा था। वर्षा ने रोहित को देखा कि वह उसके पास ही आ रहा था। वह वहां से जाने लगी। उसे जाता देखकर रोहित ने वर्षा को आवाज लगाई, वर्षा जी रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है रोहित जी, मेरा रास्ता छोड़िए। वर्षा ने गुस्से में कहा, आपको क्या हो गया है वर्षा जी, आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हैं? रोहित ने बहुत भोलेपन से पूछा। इस सवाल का जवाब आपको आपकी बहन दे देगी। उसी से जाकर पूछिए, वर्षा ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। सुरेखा, वर्षा मुझसे क्यों नाराज है, आप ही बता दीजिए, रोहित ने आश्चर्य से पूछा। रोहित जी, आपको अपनी बहन से पूछना चाहिए, क्योंकि उसने झूठ बोलकर पूरे कॉलेज में वर्षा की बदनामी कर दी है। सभी उसे बहुत चालाक समझ रहे हैं, इसलिए इसको लेकर नाराज हैं। आपकी बहन काजल सभी से कहती फिरती कि वर्षा ने मेरे भाई को अपने रूप जाल में फंसा लिया है। सुरेखा ने रोहित से कहा। सुरेखा की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। सुरेखा जी, मैं अपनी बहन को समझा दूंगा और जो वर्षा जी की बदनामी हुई है उसका भी रास्ता मेरे पास है, जिससे सभी के मुंह बंद हो जाएंगे, रोहित ने कहा। सुरेखा को लेकर कॉलेज के कॉमन रूम में गया। वहां वर्षा के साथ और भी स्टूडेंट बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। वहीं रोहित की बहन काजल भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। रोहित सुरेखा के साथ जब वहां पहुंचा तो उसने सबसे पहले सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैंने सुना है कि सभी को यहाँ यह एक शिकायत है कि वर्षा ने मुझे अपने रूप जाल में फंसाया है। यह तो आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, पर वर्षा ने मुझे नहीं फंसाया, बल्कि मैं स्वयं वर्षा के रूप जाल में फंस गया हूँ और जीवन पर्यंत उसके रूप जाल में पड़ा रहना चाहता हूँ। इसलिए आज सभी के सामने मैं ऐलान करता हूँ कि मैं वर्षा से शादी करना चाहता हूँ। परीक्षाओं के बाद मैं वर्षा से शादी जरूर करूँगा। अब आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। रोहित ने सभी के सामने यह बात कही। रोहित की बात सुनकर सभी लड़कियों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव दिखाई देने लगे। वह सभी वर्षा को घूरते हुए देखने लगी, जैसे वर्षा से उनकी कोई पुश्तैनी दुश्मनी हो। कुछ तो वहां बैठी रही और कुछ वहां से उठकर चली गई। रोहित की बात सुनकर वर्षा स्तब्ध रह गई। वह आश्चर्य से रोहित को देखने लगी। जब उसने देखा कि रोहित उसे प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा है तो वर्षा ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। रोहित और वर्षा को सभी लड़के लड़कियों ने और घेर लिया और उनसे पार्टी मांगने लगे। उन सभी की बातें सुनकर रोहित ने कहा, ठीक है, आने वाले रविवार को सभी को मैं पार्टी दूंगा। यह सुनकर सभी जोर जोर से सीटी बजाकर हंसने लगे। वर्षा को अभी भी यह सब एक सपना सा लग रहा था। तभी उसकी नजर रोहित पर पड़ी। वह भी वर्षा को देख रहा था। वर्षा ने शर्मा कर रोहित को देखा और सुरेखा का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। वर्षा सुरेखा के साथ अपने घर चली गई। वर्षा ने अपनी माँ को रोहित के विषय में बताया, जिसे सुनकर वर्षा की माँ को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतने बड़े खानदान का लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। कहीं इसमें उसकी कोई चाल तो नहीं है? माँ, अगर रोहित की कोई चाल होती तो वह सबके सामने मुझे विवाह करने की बात क्यों करते? वर्षा ने अपनी माँ को समझाते हुए जवाब दिया। हाँ आंटी जी, वर्षा ठीक कह रही है। रोहित ने सबके सामने वर्षा से विवाह करने की बात कही है। आप निश्चित रहिए, आपको खुशी होना चाहिए कि आपकी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू बनने वाली है। सुरेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। वर्षा की माँ ने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों को यही लगता है
तो ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा। वर्षा की माँ चाय बनाने रसोई में चली गई। वर्षा तो खुशी से बावड़ी होती जा रही थी। दूसरे दिन वर्षा जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपना सबसे महंगा लहंगा सूट पहने और जब स्वयं को शीशे में देखा तो खुद ही शर्मा गई। वर्षा सुंदर तो थी ही, थोड़ा श्रृंगार करके वह भी और भी सुंदर लगने लगी। कॉलेज पहुंचकर उसकी नजरें रोहित को तलाश में लगी। तभी सुरेखा वहां आ गई और वर्षा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, आज तो मोहतरमा बहुत ही सुंदर लग रही है और आपकी आंखें किसे खोज रही है? वर्षा मैडम जी। तभी वहां रोहित आ गया। उसने वर्षा को गहरी नजरों से देखते हुए सुरेखा से पूछा, सुरेखा जी, क्या मैं आपकी सहेली को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरे होने वाले जीजा जी। सुरेखा ने वर्षा की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा। वर्षा रोहित के साथ चली गई। रोहित वर्षा को लेकर होटल पहुंचा। इतना सुंदर होटल वर्षा ने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। रोहित होटल के सौंदर्य को देखकर उसकी सुंदरता में खो गई। रोहित वर्षा को लेकर अंदर गया। वहां की भव्यता देखते ही बनती थी। तभी वहां का नौकर चाय नाश्ता लेकर वहां आया। वर्षा ने चाय पी और रोहित से बात करती रही, लेकिन रोहित वर्षा को होटल दिखाने लगा। अंदर एक कक्ष में जाकर रोहित ने वर्षा को अपनी बाहों में भर लिया। वर्षा भी रोहित की बाहों में सिमटती चली गई। कक्ष में पड़े बेड पर रोहित ने वर्षा को बैठाया और उसके अपने बाहों में भरते हुए उसके पूरे शरीर को सहलाने लगा। उसके चेहरे पर झुकता चला गया। वर्षा ने विरोध किया, पहले शादी होने दीजिए, फिर हम लोग इस तरह से मिलेंगे। लाख कोशिश की समझाने की, किंतु रोहित ने उसके विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। रोहित वर्षा को अपनी बाहों में भरता गया। वर्षा को जब होश आया तो उसने रोते हुए कहा, यह अच्छा नहीं हुआ। रोहित ने वर्षा को चुप कराया और कहा, उसे प्यार करता है, प्यार में हुआ कोई पाप नहीं है। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरे होने वाली पत्नी हो, परेशान ना हो। वर्षा रोहित की बातों को सुनकर शांत हुई। कुछ देर बाद रोहित वर्षा को घर पहुंचाया वापस आ गया, लेकिन उसके बाद से रोहित अक्सर वर्षा को लेकर होटल जाने लगा। वर्षा को शादी का झांसा देकर उसके शरीर से अपनी वासना का प्यास बुझाता रहा। अब परीक्षाएं भी समाप्त हो गई। वर्षा रोहित से शादी करने का दबाव डालने लगी, लेकिन रोहित शादी की बात टालता रहा। एक दिन वर्षा ने गुस्से में कहा, यदि जल्दी ही तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। वर्षा की बात सुनकर रोहित घबरा गया। उसने कहा, ठीक है, मैं अगले महीने की शादी की डेट फिक्स करूंगा। मैं कुछ महीने के लिए मुंबई जा रहा हूँ। रोहित दूसरे दिन गोदान का टिकट करवाकर मुंबई चला गया। पहुंचते ही वर्षा से बात की और 4 दिन बाद काजल का फोन आया कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस समय वह कोमा में है। वर्षा का रो रो कर बुरा हाल था। एक हफ्ते बाद उसकी बहन का दोबारा फोन आया। उसने बताया कि रोहित की मौत हो गई। यह खबर सुनकर वर्षा पत्थर बन गई। वह मां बनने वाली थी। बदनामी के डर से दूर के रिश्तेदार के यहाँ एमपी चली गई। आसपास के लोग वर्षा की माँ से पूछते, वर्षा कहाँ गई? उसकी माँ बहाना बनाकर कहती, जॉब के सिलसिले में एमपी गई हुई है, कुछ महीने बाद आ जाएगी। वहाँ वर्षा ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची को अपने रिश्तेदार के पास छोड़ दिया और अपने शहर आ गई। उसके बाद वर्षा ने एक स्कूल में नौकरी कर ली और उस बच्ची को गोद ले लिया। उसने शादी ना करने का फैसला किया। रोहित की मौत को आज लगभग 5 साल हो गए, पर आज उसने रोहित को जीता जागता देख वर्षा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
उसने अपने मन मस्तिष्क पर विचारों की आंधी चल रही थी, इसलिए उसने सुरेखा को बुलाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वर्षा अतीत के गलियारों से वर्तमान में लौट आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने सुरेखा खड़ी हुई थी। सुरेखा वर्षा का गंभीर चेहरा देखकर समझ गई कि बात गंभीर है। वर्षा सुरेखा अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। उसने बैठते ही वर्षा से कहा, सुरेखा, रोहित जिंदा है। क्या यह बात तुम्हें पता है? मुझसे झूठ बोला। मैंने अपनी आंखों से रोहित को देखा है। यह कहते हुए वर्षा के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। हाँ, पहले तो मैं भी यही जानती थी कि रोहित की मौत हो गई है, पर अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि रोहित जिंदा है। मेरी ससुराल और काजल की ससुराल एक ही शहर में है। एक दिन मैं बाजार गई थी, वहीं काजल मुझसे मिली। मेरे साथ मेरी ननद की सहेली भी थी। उसी से बात करते हुए मुझे पता चला कि रोहित जिंदा है। जब यह बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधे काजल के पास गई तो उसने हंसते हुए बताया कि यह तो रोहित की चाल थी, तुम्हें पाने के लिए। जो लड़की उसे पसंद आ जाती है वह उसे खरीद लेता है, और जो भी नहीं बिकने को तैयार होती वह उसके साथ प्यार का नाटक खेलता है। रोहित ने तुम्हारे साथ भी वही किया। जब तुमसे उनका मन भर गया तो उसने अपने एक्सीडेंट की झूठी खबर फैला दी, जबकि वह विदेश चला गया था। मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि अब कोई फायदा नहीं था। रोहित ने विदेश में शादी कर ली थी। यह सब जानने के लिए तुम्हें दुख होता। तुम अभी तक हम रोहित के प्यार पर भरोसा कर रही थी। मैं तुम्हारा यह भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। सुरेखा ने गंभीरता पूर्वक वर्षा से कहा। वर्षा सुरेखा की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह फूट फूट कर रोने लगी। सुरेखा ने कुछ देर बाद जब वर्षा शांत हुई तो उसने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ सुरेखा से कहा, सुरेखा, यह मेरे अंधविश्वास की सजा है। तुमने और माँ ने मुझे सचेत करने की कोशिश की, पर मैं भी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं अपना बीता हुआ समय वापस तो नहीं ला सकती, पर मैं एक एनजीओ खोलूंगी जिसमें गरीब लड़कियों की काउंसलिंग करूंगी, जिससे वह मेरी तरह बर्बाद होने से बच सके। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मेरा ऐसा करने से मेरी माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। इस काम में मुझे कोई मदद चाहिए तो बता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुरेखा ने वर्षा से कहा। सुरेखा की बात सुनकर वर्षा के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई दी। वह उस चेहरे की बेचैनी गायब हो गई। वर्षा ने अपने मन की तड़प को अपने मन में छुपा लिया था। वह अपना एनजीओ खोलने की तैयारी में जुट गई। इस कहानी को लिखने का मेरा उद्देश्य यही है कि कभी कभी हम जिस चीज को करने में अपनी बुद्धिमानी समझते हैं, लेकिन हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल होती है। बड़े बुजुर्ग हमसे कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन हमसे ज़्यादा बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं। आधुनिकता के दौर में लड़कियां माँ बाप का अपमान करके प्यार को अहमियत देती हैं, बल्कि वह प्यार नहीं, किशोरावस्था का प्रभाव होता है। इसमें लड़के और लड़कियां को संभलने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।